नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बुलंदशहर से। दशहरे पर बुलंदशहर में दहाड़े चंद्रशेखर आजाद और रावण आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी आमीन के लिए रावण ने किया प्रचार। विजयदशमी के मौके पर बुलंदशहर में रावण की हुंकार। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में उमड़ा जनसैलाब। प्रत्याशी हाजी आमीन के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान में रावण ने इनको संबोधित किया। हाजी आमीन के पक्ष में जनता से वोट अपील की। बुलंदशहर से पहली बार रावण की है माया को चुनौती। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बड़ी सभा को संबोधित किया और बुलंदशहर में उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है और माया को चुनौती दी है। बुलंदशहर में बीजेपी बसपा सपा को चुनौती दे रहे हैं रावण। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। पहली बार आजाद समाज पार्टी लड़ रही है कोई चुनाव। 3 नवंबर को बुलंदशहर के सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। कि पढ़ लिख के बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार था, मैं यहाँ आया था। खतौली मेरा घर है, ये मुजफ्फरनगर जिला मेरा घर है। मैं जा रहा हूँ बुलंदशहर में। आज हमारी वहाँ रैली है और ये हमारी पहली राजनीतिक रैली है जिससे उत्तर प्रदेश में 2022 में बदलाव आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी मेहनत से भूखे पेट रह के हमारे कार्यकर्ता बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव पे काम कर रहे हैं, वो सीट हम जरूर जीत के आएंगे और वो सीट के जीतने के बाद ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। आने वाला कल जो है इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों का होगा। दलित और मुसलमान बैकवर्ड के लोग एकजुट होकर बिना किसी डर के अपनी वोट का प्रयोग करेंगे और अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप अभी आने वाली लड़ाई मुद्दे तो इतने हैं, जितनी सरकार में मेंबर है उतने ही मुद्दे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, यहाँ किसानों का जो के विरोध में जो बिल आया उसका मुद्दा है, यहाँ भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं। सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है। मुझे डर है कि सरकार में अपनी हार को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक दंगा करा सकती है। मैं अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि वो ऐसे फसादों से बचें, एकजुट होकर अपनी वोट का प्रयोग करें और बुलंदशहर चुनाव में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजें। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी ने उपचुनाव में ताल ठोक दी है और आजाद समाज पार्टी ये दावा कर रही है कि 2022 की भूमिका इस उपचुनाव से तैयार होगी और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चुनाव, ये सीट वो जीतेंगे और उसके बाद 2022 की रूपरेखा को तैयार करेंगे। ये पहला मौका जब आजाद समाज पार्टी कोई चुनाव लड़ रही है। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में जनसैलाब उमड़ा। प्रत्याशी हाजी आमीन के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। हाजी आमीन के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील खुद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने की। बुलंदशहर में पहली बार रावण की माया को चुनौती है। अब उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश तो इससे पहले भी चंद्रशेखर करते रहे, लेकिन बुलंदशहर में इस तरीके से अपनी उपलब्धि दर्ज कराना, अपनी वहां पर मौजूदगी दर्ज कराना, ये उनका एजेंडा है। ये उनकी कोशिश लगातार की जा रही है उनकी ओर से कि इस बार इस उपचुनाव में कुछ तो बड़ा करना है और उसी जुगत में इस बार ताल ठोकी जा रही है उपचुनाव में और उपचुनाव में बड़ी जीत का दम भी भरा जा रहा है। रावण का साफ तौर पर यह कहना है कि यह उपचुनाव 2022 की रूपरेखा को तैयार करेगा और यही वजह है कि चंद्रशेखर बुलंदशहर पहुंच गए और यहां पर जबरदस्त तरीके से जनसैलाब देखने को मिला। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में जनसैलाब था और प्रत्याशी हाजी आमीन आजाद समाज पार्टी के, जिनके पक्ष में वोटों की अपील की गई और वोटों के लिए अपील की चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी मुख्य धारा में एंटर कर चुके हैं। अभी तक तो सिर्फ आंदोलन हुआ करते थे और समीकरण बनाने में मदद की जाती थी, लेकिन अब खुद की पार्टी के जरिए समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। तीन नवंबर को बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के लिए मतदान होगा 3 तारीख को। 3 तारीख से पहले सियासी नेता अपनी अपनी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। इस बीच ताल ठोकी है आजाद समाज पार्टी ने। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे बुलंदशहर में रावण, और रावण ने बुलंदशहर में पहुंचकर मायावती को चुनौती दी है।
क्योंकि उन्हीं के ही वोट बैंक में सेंधमारी अब की जा रही है। और देखिए एक बात, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, ना नकारा जा सकता है कि अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से आजाद समाज पार्टी ने इस उपचुनाव में बेहतर परफॉर्म किया तो ये बेहतर परफॉर्मेंस पार्टी को मजबूती देगी और बाकी अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी मुश्किलें बढ़ाएगी और चंद्रशेखर एक बेहतर कंडीशन में होंगे। खबर कानपुर से है, जहां स्कूल फीस के विरोध में अनोखा ही प्रदर्शन हुआ। रावण का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने प्रदर्शन किया। राकेश मिश्रा ने रावण दहन कर जताया विरोध। स्कूल फीस माफी को लेकर रावण के पुतले को आग लगाई गई। शिक्षा माफियाओं का पुतला दहन किया गया। रावण का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल फीस के विरोध में यह अनोखा ही प्रदर्शन। दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और इसीलिए सिंबॉलिक तौर पर रावण का पुतला फूंका जाता है। अब जो अभिभावक संघ के लोग हैं वो शिक्षा माफियाओं का पुतला दहन कर रहे हैं। अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने पुतला फूंककर अनोखा ही विरोध प्रदर्शन किया, अपनी तरफ से विरोध जताया। रावण का पुतला फूंककर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने ये प्रदर्शन किया। फीस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है। फीस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है। लोग की पुकार, बंद करो ये फीस के अत्याचार, फांसी है। और मंदिर निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट में दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। एक पक्ष ने मंदिर निर्माण का प्रयास किया, दूसरे पक्ष ने मंदिर निर्माण का किया था विरोध। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मारपीट मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ऊंटगिरी गांव का मामला है। दिल्ली की तर्ज पर अब गाजियाबाद में खुला जनता क्लिनिक। जी हां, यूपी में जिस तरह का ये पहला क्लिनिक खुला है उससे बहुत उम्मीदें हैं। इस क्लिनिक में गरीब तबके के लोगों को बहुत ही कम दामों में इलाज मिलेगा। आज जो गरीब तबके के लोग महंगे इलाज और दवाइयों के अभाव में यूं ही अपनी जिंदगी गंवा दिया करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के रोटरी क्लब संस्था ने गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल इलाके में एक जनता क्लिनिक खोला है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों से ओपीडी के लिए महज 25 रुपये लिए जाएंगे। अब वहीं अगर मरीज को दवाई भी देनी हो तो महज 5 रुपये में उस मरीज को डॉक्टर द्वारा देखा जाएगा, उसे जेनरिक दवाइयां भी दी जाएंगी। इतना ही नहीं, रोटरी क्लब द्वारा जल्दी चेकअप, जांच, एक्सरे की सुविधा भी महज 100 रुपये में गरीब तबके के लोगों को दी जाएगी। एनसीआर में संस्था की तरफ से ऐसे तकरीबन 25 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां इसी तरीके से गरीब लोगों को बहुत ही सस्ता इलाज मुहैया कराया जाएगा। इस क्लिनिक में 2 डॉक्टर की तैनाती की गई है। वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ भी इस क्लिनिक में मौजूद रहेगा। पहले तो मैं आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का ये दिन बहुत ही शुभ है। आज रोटरी क्लब गाजियाबाद गोल्फ लिंक के द्वारा ये जनता क्लिनिक का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है विजयदशमी वाले दिन। और जैसा कि कहते हैं विजयदशमी एक जो हमारा पर्व है वो कहते हैं ना राक्षस का अंत होता है। तो मेरा मानना है कि इस क्लिनिक के उद्घाटन से हम जो बीमारी रूपी राक्षस है, आजकल कोविड का भी समय चल रहा है, बीमारी रूपी राक्षस को ख़त्म करके हम गरीब आदमी को इलाज मुहैया कराएंगे बिल्कुल सस्ते दामों में। 25 रुपये के अंदर यहाँ पे ओपीडी होगा लोगों का। और इस तरीके के टोटल 25 जनता क्लिनिक हम गाजियाबाद और दिल्ली में खोलने जा रहे हैं। गाजियाबाद में ये पहला है और दिल्ली में मिला के ये 5वां टोटल हो चुका है। और पूरे साल में जून तक हम 25 जनता क्लिनिक के लोगों के लिए डिफरेंट एरियाज़ में खोलेंगे। और सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने सुबह कन्या पूजन किया, इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, त्याग, धैर्य, संयम, शक्ति, सत्य की विजय के प्रतीक पर विजयदशमी के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरा अनुसार श्रीनाथ जी का पूजन अर्चन और विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ।
फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर आपके सामने है सीएम योगी ने जिस दौरान में कन्या पूजन किया। नवरात्रों के बाद में आमतौर पर कन्या पूजन किया जाता है। इस दौरान में गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर सीएम योगी ने भी कन्या पूजन किया। आप देख रहे हैं कैसे उनके पैर पखार रहे हैं। उसके बाद में फिर तिलक लगा जाता है। आमतौर पर जो प्रक्रिया है उसका निर्वहन वो भी कर रहे हैं। पैर धोए पहले इन कन्याओं के, उसके बाद इनको तिलक लगाया और फिर उनको चुनरी उड़ाकर दक्षिणा दी। और एक और तस्वीर आपके सामने है जहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं सीएम योगी। कि नवमी की प्रशस्त तिथि में अभी 9 दुर्गा स्वरूप 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ। हमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर 9 दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलने, न्याय के मार्ग का अनुसरण करने और धर्म के पथ पर चलने वाले की सदैव विजय होती है, इस बात की प्रेरणा देता है। कहते हैं आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके त्रेता युग में धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए राम राज्य की स्थापना की थी। राम राज्य की उस अवधारणा को, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव न हो, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सर्वे संतु निरामया सर्वे। प्रयागराज में फूंका जाएगा कोरोना वाला रावण। रावण के पुतले पर कोरोना वायरस का चित्र। कारीगरों को दिए गए थे कोरोना वाले रावण बनाने का ऑर्डर। प्रयागराज में कोरोना वाले रावण की डिमांड है। रावण के साथ कोरोना वायरस के दहन की तैयारी की जा रही है। कोरोना महामारी काल में प्रयागराज में कोरोना वाले रावण की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए कोरोना वाले रावण तैयार किए जा रहे हैं। रावण के पुतले पर कोरोना वायरस का चित्र। कारीगरों को अब कोरोना वाले रावण बनाने की डिमांड की जा रही है। प्रयागराज में इस बार कोरोना वाले रावण की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इस बार रावण कोरोना वाले जलेंगे। कारीगरों को कोरोना वाले रावण बनाने के ही ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। प्रयागराज में फूंका जाएगा इस बार कोरोना वाला रावण, क्योंकि डिमांड इन कोरोना वाले रावण की ही है। दिक्कत ही पैदा हुई कोरोना की वजह से कि हम लोग मटेरियल खरीदने के लिए जो है लॉकडाउन में हम लोग सामान नहीं, और फिर गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर था कि आप 3 फीट के ऊपर मूर्ति न बनाइए, नहीं तो हम ये भी कहते हैं कि
नहीं चालान काट देंगे दुकान का हम तुम्हारा। तो हम लोगों ने बड़ी मूर्ति नहीं बनाई, जहाँ समझ लीजिए 100% मूर्ति बनाते हैं, आपकी समझ लीजिए 10% हमने मूर्ति बनाई, लेकिन छोटी मूर्ति। अब लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस से चला जाए रावण जलने से। हमारा पापा ना चुके, ये हमारी चौथी पीढ़ी है और इसके कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। जैसे पिछले साल 5-6 ईंट बन जाता था, अब की बात खाली 2 ईंट बना है। अब लोगों हमीरपुर में भगवान शिव के मंदिर में एक अधेड़ ने आस्था के नाम पर तांत्रिक सिद्धि के लिए खुद की गर्दन काटकर चढ़ा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद मंदिर पुजारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां इसका इलाज चल रहा है और ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मंदिर में रहता था, वहीं पूजा पाठ के लिए जाया करता था। उसी मंदिर में जो है इसमें जो है रात में ये पता नहीं क्या इसका सूझ गया, क्या हुआ, कोई विवाद वाला काम है ही नहीं। तो वहाँ जो है अपना बलि चढ़ाने के लिए सोच लिया उसने। क्या किया उसने बलि चढ़ाने के लिए? क्या किया? बलि चढ़ाने के लिए एक सरौता बनाया अपने हाथ से, सरौता बना करके उसको जो है गर्दन में। अभी हालत कैसी है? एटा में दशहरा के दिन खूनी संघर्ष, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मार पिटाई। दोनों ही पक्षों के मारपीट में फायरिंग हुई। फायरिंग में दोनों ही पक्षों से कई लोग घायल भी हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बागवाला थाना क्षेत्र के अचलपुर गांव का ये पूरा मामला है। लोग क्या गंभीर हालत है, 10 लोग चुटेल हैं। तो क्या फायरिंग हुई थी इसमें? फायरिंग हुई थी और लाठी डंडे से फायरिंग ज़्यादा की। लाठी डंडे से बाद में थोड़ी फायरिंग से रही थे जी। बाजरा काट रहे थे हम अपना। किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ है? खेत विवाद था। उन्होंने खेत पर कब्जा कर रहे थे। किसके खेत पर कब्जा कर रहे थे? मेरे पर। आप 10 लोग। और चलिए फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।